महाराष्ट्र में तो कोरोना के नए प्रकार ने कोरोना के पुराने और जानलेवा डेल्टा वेरिएंट की भी जगह ले ली है। मतलब कि अब डेल्टा वेरिएंट ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में नहीं ले पा रहा, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया टाइप यानी उसका सब लिनिएज, नया टाइप नहीं है, ये सब लिनिएज है। ये नया टाइप नहीं है, ये सब लिनिएज है, मतलब उसका एक प्रकार है। और ओमिक्रॉन भी अलग अलग तरह के हैं, तो उनमें जो BA.1 है वो तेजी से फैल रहा है। ये दावा किया है इंसाकॉग यानी इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम ने। इंसाकॉग सरकार का बनाया वो समूह है जो कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है, मतलब कि वायरस के जीन्स में होने वाले हर बदलाव को मॉनिटर कर रहा है, ताकि महामारी को बेहतर तरीके से समझा जा सके और उससे लड़ने की रणनीति बनाई जा सके। ऐसे में जब महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, तो इंसाकॉग के वैज्ञानिकों ने पाया कि कोरोना से ज्यादातर लोगों को बीमार करने के पीछे ओमिक्रॉन का ये नया प्रकार नहीं, ये ओमिक्रॉन का ये सब लीनिएज है, BA.1 जिम्मेदार है। और इस वजह से वो महाराष्ट्र के साथ ही कुछ और राज्यों में डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस करने में लगा है, मतलब उसकी जगह लेता जा रहा है। यहां तक कि देश में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में रोजाना जो उछाल आ रहा है, उसके लिए भी ओमिक्रॉन के BA.1 प्रकार को जिम्मेदार बताया गया है। BA.1 प्रकार ओमिक्रॉन का एक सब लीनेज है। यह इतनी तेजी से फैल रहा है कि इंसाकॉग के वैज्ञानिकों का दावा है कि अब उन्हें सैंपलों में ओरिजिनल ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा उसका यह टाइप देखने को मिल रहा है। यह सब लीनेज है ओमिक्रॉन का। ओमिक्रॉन वेरिएंट की 3 सब लीनेज है, मतलब उसके 3 प्रकार हैं, BA.1, BA.2, BA.3। इनमें कोरोना मरीजों में BA.2 की मौजूदगी तो है, लेकिन लगभग ना के बराबर, और BA.3 अब तक देश में सामने नहीं आया है। BA.1 ओमिक्रॉन का सब लीनेज है। लीनेज का मतलब होता है वंश। BA.1 ओमिक्रॉन के ही वंश का है, उसी के ही परिवार का है। इसलिए आम भाषा में कहें तो ओमिक्रॉन का सब लीनेज BA.1 उसका एक प्रकार है, लेकिन ओमिक्रॉन के इस प्रकार के कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस करना खुशखबरी भी है और खतरे की घंटी भी है। खुशखबरी इसलिए क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में जिस डेल्टा वेरिएंट ने लोगों की जिंदगी तक छीन ली, उस वेरिएंट को ओमिक्रॉन के BA.1 टाइप ने पछाड़कर उसकी जगह लेनी शुरू कर दी है। मतलब कि अब ज्यादातर लोग ओमिक्रॉन के प्रकार BA.1 की वजह से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। डेल्टा ज्यादा लोगों को बीमार नहीं कर पा रहा है, इसलिए यह राहत की बात है, क्योंकि कई स्टडी में यह देखा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले लोगों को गंभीर रूप से कम ही बीमार करता है। अब भी BA.1 की वजह से बीमार पड़ने वाले कोरोना के मरीजों में हल्के लक्षण ही हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कम ही पड़ रही है। जबकि दूसरी लहर में देश तो क्या, पूरी दुनिया कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा का कहर झेल चुकी है, जिसने काल मनकर लोगों की जान ले ली थी। ऐसे में अगर ओमिक्रॉन का यह टाइप डेल्टा से ज्यादा फैलेगा तो लोगों के कोरोना की वजह से मौत की आशंका भी कम हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में नहीं ले पाएगा। हालांकि पिछले हफ्ते ही WHO साफ चेतावनी दे चुका है कि लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में न लें, उससे बच के रहें। लेकिन टेंशन की बात यह है कि ये BA.1 इतनी तेजी से फैल रहा है कि कोरोना मरीजों की बाढ़ आने लगी। वायरस जब म्यूटेट होते हैं तो कई बार उससे नए वायरस की लीनिएज, उसका एक नया प्रकार भी पैदा हो जाता है। ये वायरस का वेरिएंट नहीं होता है, वेरिएंट अलग चीज होती है। वायरस के इन प्रकारों को ट्रैक करना वायरस से लड़ाई में काफी अहम होता है, क्योंकि इससे यह जानने में मदद मिलती है कि वायरस कैसे लोगों में फैल रहा है। इसलिए इंसाकॉग लगातार कोरोना के नए प्रकारों पर नजर बनाए हुए है। दूसरी तरफ देश की राजधानी में सरकार की सख्ती का कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा, क्योंकि 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू खत्म होते ही अगले दिन शहर के अलग अलग बाजारों में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया था, ताकि कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने के अगले दिन बाजारों में लोगों का मेला लग गया। सदर बाजार में तो खरीदारी करने वालों का हुजूम जुट गया। भीड़ देखकर ऐसा लगा जैसे देश में कोरोना कभी आया ही नहीं था। इस समय हम सदर बाजार इलाके में हैं। आज देखिए ठसाठस यहाँ पर भीड़ है। कई लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले 9 जनवरी यानी रविवार को शहर में वीकेंड कर्फ्यू लागू था, जिसकी वजह से सदर बाजार की सड़कें सुनसान रहीं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। ये सदर बाजार की मुख्य सड़क है, जो आपको फिलहाल खाली नजर आएगी। लेकिन अगले दिन वीकेंड कर्फ्यू खत्म होते ही लोगों ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया, जिसे देखते हुए दिल्ली में और सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई। DDMA यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन शहर के सभी रेस्टोरेंट और बार अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
हालांकि होटल और रेस्टोरेंट से खाना घर ले जाने और होम डिलीवरी की छूट जारी रहेगी। यही नहीं, डीडीएमए ने कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हालांकि दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए पहले से ही नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड कर्फ्यू लागू है। इसके अलावा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के भी चालान काटे जा रहे हैं। और ये सारी पाबंदियां इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि दिल्ली में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी इस मामले में पीछे नहीं है। मुंबई में कोरोना के खतरे से लोगों को बचाने के लिए आरपीएफ ने कई रेलवे स्टेशनों पर जागरूकता अभियान चलाया। पिछले कुछ दिनों में मुंबई में कोरोना के मरीज बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसे देखते हुए आरपीएफ ने इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जिसकी एक तस्वीर मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन से सामने आई। वहां आरपीएफ के जवान हाथों में बैनर और पोस्टर लिए नजर आए। उन पोस्टरों पर कोरोना से बचाव के नियम लिखे हुए थे। उन पोस्टरों के जरिए आरपीएफ के जवानों ने यात्रियों को कोरोना से बचाव के तरीके बताए। सारे आरपीएफ के जवानों के हाथ में जो है आपको अलग अलग बैनर्स नजर आएंगे, जिसमें साफ तौर पर कोरोना के नियम कानून के बारे में लिखा है। आरपीएफ के जवानों ने पूरे रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बताया। अगर हम पैसेंजर को कोविड के गाइडलाइन बताते हैं तो बाद में उन्हें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमें जागरूक किया जा रहा है। वहीं एक जवान ने पीपीई किट पहनकर माइक के जरिए लोगों से मास्क पहनने की अपील की। सभी यात्रियों से निवेदन है कि रेल यात्रा के दौरान अपना मास्क पहनकर रखें। बताया गया कि इसी तरह के जागरूकता अभियान मुंबई के कई रेलवे स्टेशनों पर चलाए जा रहे हैं ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने दावा किया कि मार्च के आखिर तक देश में कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपनी एक रिसर्च के आधार पर यह दावा भी किया कि इस महीने के आखिर तक देश भर में कोरोना मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ सकती है और रोजाना करीब 8 लाख नए मरीज सामने आ सकते हैं। साथ ही प्रोफेसर मनिंदर ने बताया कि मुंबई में इस महीने कोरोना की तीसरी लहर अपने चरम पर पहुंच जाएगी, जबकि फरवरी की शुरुआत में दिल्ली में भी कोरोना की तीसरी लहर अपने चरम पर पहुंच सकती है। यानी इस दौरान कोरोना के सबसे ज्यादा नए मरीज सामने आएंगे। प्रोफेसर ने दावा किया कि जितनी तेजी से कोरोना का ग्राफ ऊपर जाएगा उतनी ही तेजी से उसके नीचे आने की संभावना भी है, जिसका मतलब यह कि मार्च के आखिर तक देश में कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो सकती है। दूसरी तरफ इस पर सियासी खींचतान भी जारी है। कर्नाटक से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर कोरोना नियम तोड़ने का आरोप लगा और केस दर्ज कर लिया गया। कर्नाटक बीजेपी की ओर से उनका एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें डीके शिवकुमार मीडिया से बात करते करते खांसते नजर आए। वीडियो में उनके आसपास बैठे ज्यादातर लोगों के चेहरे पर तो मास्क दिखा, लेकिन डीके शिवकुमार के चेहरे पर नहीं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच वो लोगों के बीच बैठकर खांसते नजर आए, मानो जानबूझकर कोरोना बांट रहे हों। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डीके शिवकुमार का सैंपल लेने उनके पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने सैंपल देना तो दूर उनसे ठीक से बात तक नहीं की और दो टूक बोल दिया कि वो ठीक हैं और टेस्ट नहीं करवाएंगे। इससे पहले मेकेदातु में कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान भी वो बिना मास्क के दिखे। इन्हीं वजहों से उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। वहीं दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच कोरोना का एक और नया वेरिएंट डेल्टाक्रॉन साइप्रस में सामने आया। वहां की सरकार ने इस नए वेरिएंट डेल्टाक्रॉन के 25 मरीज मिलने की जानकारी दी, जिसके मुताबिक ये नया वेरिएंट कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलकर बना है, इसलिए इसे डेल्टाक्रॉन कहा जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस के वायरोलॉजी विभाग ने 25 सैंपल में इस वेरिएंट के मिलने का दावा किया, जिनमें 11 मरीज अस्पताल में भर्ती थे, जबकि 14 मरीज घर पर आइसोलेशन में रह रहे थे। हालांकि अभी यह डेल्टाक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है इसका पता लगाया जा रहा है, जिसके लिए इस वेरिएंट के नतीजे वायरस पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था GIS8 को भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक इस वेरिएंट को कोई साइंटिफिक नाम नहीं दिया गया है। साइप्रस सरकार ने इस नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए अपने वैज्ञानिकों की तारीफ की और लोगों से चिंता न करने की अपील की। और सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम वक्त में प्रिकॉशन डोज लगाई जा सके। इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यों को बताया कि जानकारी पड़ने पर वैक्सीनेशन सेंटर देर तक खोले जा सकते हैं। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि जरूरत पड़ने पर किसी भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर को रात 10 बजे तक खोला जा सकता है। केंद्र ने यह भी साफ किया कि वैक्सीन लगाने वाले केंद्रों के खुलने और बंद होने का समय तय नहीं है, इसलिए वो अपनी जरूरत के हिसाब से समय तय कर सकते हैं।
असल में कई राज्यों ने वैक्सीन लगाने वाले केंद्रों के खुलने और बंद होने का समय तय न होने पर दुविधा जताई थी, जिसके जवाब में केंद्र ने राज्यों को यह चिट्ठी लिखी और बताया कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से वैक्सीनेशन सेंटर को खोल और बंद सकते हैं। जबकि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए देश भर में टीके की प्रिकॉशन डोज लगाने की शुरुआत हो गई। ये डोज स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को लगाई जा रही है, जिसकी एक तस्वीर मुंबई से सामने आई, जहां बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी और बुजुर्ग सुबह सुबह प्रिकॉशन डोज लगवाने पहुंचे। इस दौरान इनको कोई परेशानी न हो, इसके लिए वहां कई हेल्प डेस्क बनाई गई। साथ ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों के बैठने का भी पूरा इंतजाम वहां नजर आया। प्रिकॉशन डोज इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि कोरोना का केसेज एक बार फिर से मुंबई में बढ़ने लगे हैं। इसी तरह दिल्ली में भी प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों में उत्साह देखने को मिला। वैक्सीन की इस डोज को लगवाने वालों ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की। बहुत अच्छा किया है, ये बहुत जरूरी था ये पार्ट, इससे नहीं तो ये और फैलता। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें लखनऊ और जम्मू से भी सामने आई। लखनऊ में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रिकॉशन डोज की शुरुआत के मौके पर एक वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, तो वहीं जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद प्रिकॉशन डोज लगवाकर इस अभियान की शुरुआत की। इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़ने के साथ ही समाजवादी पार्टी में जाने का ऐलान भी कर दिया। इसे यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बने इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी में जाने का ऐलान कर दिया, जिसमें सहारनपुर में उनके घर पर इकट्ठा समर्थकों ने इमरान मसूद का साथ दिया। उन्होंने ये फैसला समर्थकों के साथ बैठक के बाद लिया। इमरान मसूद के घर के बाहर हैं और जरा तस्वीर देखिए, यहाँ पर इमरान मसूद के समर्थकों की कितनी ज्यादा भीड़ है। वैसे बैठक से पहले ही वो ये संकेत दे चुके थे कि वो हाथ का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी करने के मूड में। उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई सीधी सपा और भाजपा की दिखाई दे रही है, और सपा और भाजपा की लड़ाई के अंदर मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ जाए। हालांकि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे इस पर उन्होंने पत्ते नहीं खोले और आखिरी फैसला समाजवादी पार्टी पर छोड़ दिया। इमरान मसूद सबसे पहले निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और 2007 में यूपी की मुजफ्फराबाद सीट से विधायक बने थे, जिसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उसी की टिकट पर सहारनपुर की नाकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार से हार गए थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वो समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और सहारनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो ये चुनाव हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो जीत नहीं पाए और अब यूपी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो समाजवादी पार्टी में वापसी करने वाले हैं। उनके इस फैसले के बाद कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा। ऐसे समय में जबकि विपरीत परिस्थिति हो, कौन खड़ा रहता है सत्य के साथ, उसी में उसके चरित्र की पहचान होती है। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार के कई शहरों में रेल रोको प्रदर्शन किया। ये लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत कई मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक पर उतर आए, जिसकी एक तस्वीर पटना से सामने आई, जहां एक यात्री ट्रेन रोकने के लिए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर आ गए। ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों को देख ड्राइवर ने फौरन ट्रेन रोक दी। ट्रेन के रुकते ही कुछ प्रदर्शनकारी इंजन पर चढ़ गए, जबकि कुछ लोग ट्रेन के आगे खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। रेलवे पुलिस ने पहले इन लोगों को समझा बुझाकर ट्रैक से हटाने की कोशिश की, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो उसको ट्रैक खाली कराने के लिए सख्ती बरतनी पड़ी। लिहाजा इन कार्यकर्ताओं ने भी रेलवे ट्रैक से न हटने के लिए पूरी ताकत लगा दी, मगर रेलवे पुलिस ने हार नहीं मानी और जल्द ही उसने सभी को उठाकर ट्रैक को खाली करा दिया। मगर इस प्रदर्शन के दौरान कुछ देर के लिए वहां पप्पू यादव भी नजर आए। कुछ देर चले इस हंगामे के बाद जब ये लोग वहां से हटे, तब जाकर उस ट्रेन को रवाना किया जा सका। सौभाग्य की बात है कि देश में पिछड़े राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की शुरुआत 53 साल पहले हुई थी, जिसके तहत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है और ये सभी पहाड़ी राज्य हैं। जबकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग इस आधार पर की जा रही है कि झारखंड के अलग होने के बाद वहां कोयला और दूसरी खदानें भी नहीं बची, जबकि आधे से ज्यादा बिहार में हर साल बाढ़ से तबाही भी मचती है। और यह मुद्दा भी 1.5 दशक पहले सीएम नीतीश कुमार ने ही उछाला था, जिस पर 2 हफ्ते पहले जेडीयू ने आंदोलन करने की चेतावनी दी, तो उससे पहले जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ रेल की पटरी पर बैठ गए। पंजाब से मोगा में फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में शामिल हो गई।
खुद सीएम चन्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने मालविका को पार्टी में शामिल करवाया। मालविका सूद ने पिछले साल के आखिर में राजनीति में आने का फैसला किया था और विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के 2 दिन बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। मालविका सूद को कांग्रेस में शामिल कराने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू उनके घर पहुंचे, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। एक तस्वीर में सोनू सूद, मुख्यमंत्री चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और मालविका सूद खड़े दिखाई दिए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में सोनू सूद सिद्धू के साथ बातचीत करते दिखे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मालविका सूद के कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया गया। मैं भी इन्हां दे नाल मिल के वेलकम करदा परिवार दा। मैनूं उम्मीद है कि आने वाले समय 'ਚ ਇਹ मोगे दी बड़ी सेवा करन जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मालविका सूद सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में बैठी रहीं। बाद में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पार्टी को आगे ले जाने की अपील की। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ रल मिल के अपने कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ ऊपर लेके जाना है। पिछले कुछ दिनों से मालविका लगातार पंजाब के मोगा विधानसभा क्षेत्र में कैंपेन कर रही हैं।